जय हिंद दोस्तों, डिफेंस न्यूज़ एनालिसिस में आपका स्वागत है। तो दोस्तों, आज की वीडियो में हम बात करेंगे जनरेशंस ऑफ वारफेयर के बारे में। तो शुरुआत से लेकर आज तक जितनी भी बार लड़ाइयाँ हुई है उन सबको अलग अलग पार्ट्स में डिवाइड किया गया है, यानी कि अलग अलग जनरेशंस में डिवाइड किया गया है, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ। तो वीडियो के अंत तक आपको समझ आ जाएगा हर एक जनरेशन में क्या क्या खासियत है। और वीडियो के आखिर में हम बात करेंगे एक नए टाइप के वारफेयर जिसका नाम है फिफ्थ जनरेशन ऑफ वारफेयर। तो हम शुरुआत करते हैं फर्स्ट जनरेशन ऑफ वारफेयर के साथ में। तो फर्स्ट जनरेशन ऐसा होता था कि बहुत पुराने समय में जब लड़ाइयाँ होती थी तो वहाँ पर सिपाही सब लोग अपना लाइन बनाते थे या फिर एक फॉर्मेशन बना लेते थे। उसके बाद वो लोग एक दूसरे से सीधी सादी लड़ाई करते थे, यानी कि उनकी लड़ाइयों में ऐसा था कि सीधे हमला करो, एक दूसरे को काटो काटो, उसके बाद लड़ाई को जीत लो। तो इस जनरेशन की वारफेयर के जो खास हथियार थे, जैसे कि तलवार, तीर, धनुष, चाकू, फिर अपने आप को बचाने के लिए शील्ड, भाले या फिर हथौड़े, इस तरह के हथियारों का इस्तेमाल किया जाता था इस जनरेशन के ज़माने में। तो इस जनरेशन में कुछ खास खास लड़ाइयाँ हुई है, बहुत सारी तो वैसे है, लेकिन कुछ इंपॉर्टेंट मैं आपको बता सकता हूँ जो कि शायद आपने भी सुनी होगी कभी ना कभी। जैसे कि कुरुक्षेत्र की लड़ाई जो कि पांडवों और कौरवों के बीच में हुआ है, फिर कलिंग की लड़ाई जिसमें कि ग्रेट अशोका थे, और साथ ही में गोवा की लड़ाई जब पुर्तगालियों ने गोवा पर हमला करके उसको जीता था। तो दोस्तों, अब हम बढ़ते हैं सेकंड जनरेशन वारफेयर की तरफ। सेकंड जनरेशन वारफेयर की ये खासियत है कि जब गन पाउडर का जब डिस्कवरी हुआ था उसके बाद में ये जनरेशन फला फूला। तो इसमें इस तरह के हथियारों का इस्तेमाल होता था, जैसे कि राइफल। पुराने ज़माने में आपने पिक्चरें देखी होगी कि राइफल के अंदर सामने से बारूद डाला जाता है, उसके बाद में उसमें गोला डाला जाता है, फिर आग लगा के राइफल से मारी जाती है गोली। तो इस तरह के राइफल का इस्तेमाल हुआ था। फिर साथ ही में उसके अलावा जो तोपें होती है जिसके अंदर बारूद डाल के गोले डाले जाते थे, उस तरह के तोपों का इस्तेमाल हुआ था। साथ ही मैं ये बताना चाहूँगा कि सेकेंड जनरेशन वारफेयर तब तक चली जब तक कि मशीन गन का इन्वेंशन नहीं हुआ, और साथ ही में इनडायरेक्ट फायरिंग वेपन्स का इन्वेंशन नहीं हुआ। इनडायरेक्ट फायरिंग वेपन्स का मतलब ये है कि जैसे कि कोई आर्टिलरी आज के ज़माने में जैसे बोफोर्स तोप है, बहुत दूर तक मार सकती है, तो उसको हम लोग बोलते हैं इनडायरेक्ट फायरिंग वेपन, जो कि मतलब बिना देखे भी दूर तक हमला कर सकते हैं। लेकिन उस समय में ऐसा था कि आप जहाँ पे देखते हैं वहीं पे अपने टारगेट को हिट करना पड़ता है। उसके अलावा सेकंड जनरेशन में ऐसा होता था कि जिस तरह से फर्स्ट जनरेशन में लोग लाइंस में या फिर फॉर्मेशंस में लड़ाइयाँ लड़ते थे, तो सेकंड जनरेशन में भी वही ट्रेंड फॉलो रहा। यानी कि ऐसा आज के टाइम में जैसा कि छुप छुप के मारा जाता है, इस तरह से वैसा नहीं था। उस टाइम में भी यही था कि सब लाइन में खड़े हो जाएंगे या फिर कोई एक फॉर्मेशन बना लेंगे, एक दूसरे के ऊपर में फिर गोलियां दागी जाती थी। हाँ, लेकिन इसकी ये खासियत थी कि शुरुआती दौरों में जैसे बहुत हज़ारों, 2,000, 30,000, 40,000 की सेना जिस तरह से जाती थी, इस तरह से सेकंड जनरेशन में थोड़ी सी सेना कम हो गई। रीज़न ये था कि तोप और राइफल्स का इन्वेंशन हो चुका था, जिसके चलते हैवी कैजुअलिटी की जा सकती थी कम आदमियों के द्वारा। और इसमें ये फ़ायदा भी था कि कम आदमी रहने से कि ये जो आर्मी होती है बहुत स्पीड चलती है, साथ ही में इनको एडवांटेज मिलता है इस चीज़ों में, इसके चलते कैजुअलिटी कम होती है। वैसे मैं आपको बता दूं कि सेकंड जनरेशन के अंत मतलब यानी कि ख़त्म होते होते बहुत सारी टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट भी हुई है। हुआ ऐसा था कि आपने ट्रेंच वारफेयर देखी होगी शायद से। ट्रेंच वारफेयर बोले तो ज़मीन में गड्ढा खोद देते हैं, उसके बाद अंदर में घुस जाते हैं, जैसे कि बॉर्डर पिक्चर में है ना, इंडियन आर्मी वाले जिस तरह से अंदर में ज़मीन में आधे घुस जाते हैं, उसके बाद में दुश्मनों पे गोलियां चलाते हैं, इस तरह से। उसके अलावा आर्टिलरी सपोर्ट भी अच्छी हो गई, क्योंकि इसके बाद पता चल गया कि आर्टिलरी सपोर्ट की एक युद्ध में कितनी महत्व है। इस चीज़ के बारे में जब पता चला तो इस चीज़ के ऊपर पर डेवलपमेंट होनी शुरू हुई थी। उसके बाद फिर शुरू हुई कैमोफ्लाज यूनिफॉर्म का जो ट्रेंड होता है वो शुरू हुआ। शुरुआती दौर में कैसे थे कि कोई लाल, नीले, मतलब एक सिंगल कलर में लोग निकलते थे, जिसके चलते पता चल जाता था कि एनिमी किधर है या फिर कौन से हमारे सैनिक है, कौन से दुश्मन के सैनिक हैं। लेकिन बाद में फिर शुरू हो गया कैमोफ्लाज का ट्रेंड, जिसके चलते छुप के लड़ना भी मतलब शुरू हो चुका था, छुप छुप के लड़ना भी। इसके अलावा रेडियो कम्युनिकेशंस, इन सब चीज़ों का डेवलपमेंट हुआ। फिर फायर टीम मैन्यूवर हुआ, जैसे कि मतलब शुरुआती दौर में कैसे होते थे कि सब लोग फॉर्मेशन में एक साथ लड़ाई करते थे, लेकिन इसके अंत तक आते आते ऐसा हो गया था कि लोगों ने छोटे छोटे ग्रुप बनाने शुरू कर दिए थे, जिसके चलते जैसे कि कहीं पे सेना भेजनी है,
तो हम हज़ारों की जगह में भेजेंगे 50 सैनिक जो कि अच्छी डैमेज करेंगे और बहुत अच्छा कोलेटरल डैमेज करके ही आएंगे। इस तरह के डेवलपमेंट्स हुए और सबसे इम्पॉर्टेंट जो डेवलपमेंट भी वो थी रिकॉग्निशंस के ऊपर में। तो इससे फ़ायदा ये होता था कि शुरुआती दौर में क्या था कि कोई भी अगर एनिमी कितने सिपाहियों के साथ आ रहे हैं, साथ ही में उनके साथ लड़ने के लिए कितनी तैयारी रखे हैं। लेकिन उस समय में क्या होता था कि रिकॉग्निशंस करने के लिए एनिमी के पास जाना पड़ता था, जिससे कि जो भी उसको जासूसी करने के लिए जाता था उसको भी मौत होने की एक चांसेस होती थी। लेकिन बाद में ऐसा हुआ कि दूर से ही पता चल जाता था कि कहाँ पर एनिमी है, कितने की तादाद है उनकी। तो इस तरह से ये बहुत ही ज़्यादा डेवलप हुआ, जिससे कि एक बहुत बड़ा फ़ायदा मिलता था दुश्मन सेना को। उसके अलावा सेकंड जनरेशन वारफेयर में जो भी लड़ाई हुई उसके कुछ बहुत ही खतरनाक एग्जाम्पल है। बेहतरीन एग्जाम्पल नहीं बोलूँगा मैं, खतरनाक बोलूँगा। जैसे कि अमेरिकन सिविल वार हुई थी, एक वर्ल्ड वार 1 है, इसके बारे में तो सबको पता ही होगा। फिर 1857 की जो लड़ाई हुई थी भारत देश में हमारे, जिसकी शुरुआत मंगल पांडे की तरफ से हुई थी, झांसी की रानी सब लड़े थे उसमें, तात्या टोपे, आपको तो ये पता ही होगा। और एक एग्जांपल है बैटल ऑफ सरागढ़ी, जिसमें कि रिसेंट एक मूवी आई थी, मैं नाम भूल गया मूवी का, जिसमें कि अक्षय था। उसने 21 सैनिकों के साथ में कुछ हजार 10,000 सिपाही अफगानों के साथ में लड़ाई की थी। तो ये उसका एक रिजल्ट था और बेहतरीन एक एग्जांपल है कि गन्स के होने का और रिकॉग्निशंस के होने का कितना फ़ायदा मिला उनको वहाँ पर। वैसे मैं आपको बताना चाहूँगा सेकंड जनरेशन लड़ाई की, अगर आपको इसके बारे में अगर कोई मूवी देखनी है, एक बहुत ही बेहतरीन मूवी है अमेरिकन सिविल वार के ऊपर में। उस मूवी का नाम है द पैट्रियट। मुझे ये पर्सनली मूवी बहुत ही पसंद है, आप उसको देखिए। उसमें आपको पता चलेगा कि सिविल वार में किस तरह से लड़ाइयाँ लड़ी जाती थी, किस तरह से एक दूसरे के सामने खड़े होकर लड़ते थे सब सिपाही। तो अंत में हम बात करते हैं कि इस जनरेशन की वारफेयर में क्या हुआ। इस जनरेशन वारफेयर में हमने ये देखा कि फर्स्ट जनरेशन में जिस तरह से कम मौतें होती थी, उससे भी बहुत बड़ी हैवी कैजुअलिटीज हुई इस वारफेयर के चलते, क्योंकि तब तक बारूद को खोज लिया गया था। उसके चलते बहुत ही भयानक हथियार बनने शुरू हो गए थे और जो ताकत की जो होड़ होती है, किसको कितनी पावर मिले, वैसी वाली होड़ शुरू हो चुकी थी, जिसके चलते बहुत ही ज़्यादा कैजुअलिटीज़ देखने को मिलती है हमें इस एरा में। तो दोस्तों अब हम बात करते हैं थर्ड जनरेशन वारफेयर की। थर्ड जनरेशन वारफेयर में ऐसा था कि लेट मॉडर्न टेक्नोलॉजी का वहाँ पर बहुत इस्तेमाल हुआ था, क्योंकि उसकी वजह से बहुत स्पीड फास्ट हो गई थी आर्मीज़ की, स्टेल्थ ज़्यादा हो गया था वारफेयर, और एनिमी लाइंस को बाईपास करके आगे जाके या फिर उनके पीछे जाके उनको पीछे से हमले करने की तकनीक शुरू हो गई थी। तो मतलब हम ये समझ सकते हैं कि जो पहले कतारों या फिर कॉलम्स में लग के एक दूसरे को गोली या फिर गोलों से मारते थे, वो वाला ट्रेंड पूरी तरह से ख़त्म हो चुका था। तो इस तरह की वारफेयर की जो टेक्निक है वो जर्मन सेना ने यूज़ की थी फ्रांस के ऊपर में। वो बहुत ही जल्दी अपने टैंक या फिर और अपने आधुनिक हथियारों की मदद से वो फ्रांस के बहुत अंदर तक चले गए थे और उन्होंने फ्रांस को डीपली अंदर से खोखला कर दिया था। उसमें उन्होंने एयर सपोर्ट का इस्तेमाल किया, आर्टिलरी का इस्तेमाल किया, तोपों का इस्तेमाल किया, तोप यानी हम टैंक की बातें कर रहे हैं, और छोटी छोटी इन्फेंट्री का इस्तेमाल किया, जो कि बहुत तेज़ी से अंदर तक घुस जाते थे और उनके डिफेंसेस को तबाह कर देते थे दूसरे सैनिकों के लिए। हालांकि स्पीड मैन्यूवरिंग और एनिमी को बाईपास करके जो अटैक किया जाता था अंदर तक, एनिमी डिफेंस लाइन को जिस तरीके से तोड़ा जाता था, वो फोर्थ जनरेशन में भी चलती रही वो टेक्निक। इस चीज़ में सबसे ज़्यादा मदद की है हेलीकॉप्टर्स, मिसाइल्स, क्योंकि हेलीकॉप्टर बहुत अंदर तक जाकर गहराई पे वार कर सकता था और मिसाइल्स बहुत दूर से ही एनिमी डिफेंस लाइन को तोड़ सकता था, जिससे कि फ्रंट लाइन के जो सोल्जर्स थे उनको बहुत ही ज़्यादा मदद मिलती थी। लेकिन इस जनरेशन में ख़ास बात ये थी कि जिस तरह से शुरुआती जनरेशन्स में जो कमांडिंग ऑफिसर होता था वो साथ में लड़ाई के मैदान पे जाता था, लड़ाइयाँ करता था बड़ी बड़ी सैनिकों को ले जाके, वो चीज़ टोटली चेंज हो गई इस जनरेशन में, क्योंकि यहाँ पर छोटे छोटे अफसरों पे, उनकी टुकड़ियों पे ज़्यादा भरोसा किया गया। उन टुकड़ियों को उनके अपने ऑब्जेक्टिव दिए जाते थे, उनका खुद का डिसीजन मेकिंग होता था, सिचुएशंस के हिसाब से वो लोग अपने डिसीजंस चेंज भी कर सकते थे। तो इसका ये फ़ायदा हुआ कि जो रिज़ल्ट है वो ज़्यादा मिलने लगा पहले से ज़्यादा। वैसे इस जनरेशन के एग्जांपल्स हैं जो बहुत ही ख़तरनाक वार हुए हैं इसमें। वर्ल्ड वार 2, इंडिया और चाइना का जो सीनो वार हुआ था वो वाला, कोरियन वार, वियतनाम वार, पर्शियन गल्फ वार, अफ़गानिस्तान की लड़ाई, इराक वार, ये सब बहुत ही
भयानक एग्जाम्पल्स है इस जनरेशन की लड़ाइयों के। तो चलिए दोस्तों, अब हम बढ़ते हैं फोर्थ जनरेशन वारफेयर की तरफ। फोर्थ जनरेशन वारफेयर में ऐसा था कि जो इस तरह से शुरू में सेंट्रलाइज फॉर्म ऑफ वारफेयर थी, अब वो डिसेंट्रलाइज हो चुकी थी। यानी कि वार, पॉलिटिक्स, आपका सिविलियन जो अपराइजिंग होती थी, इस तरह की जो भी कुछ होती थी वो सबको उसी में डाल दिया गया। इसके अंदर में टेररिज्म आता था, विद्रोह आता था, इस तरह की चीज़ें भी थी। तो फोर्थ जनरेशन की वारफेयर में कुछ खासियतें थी। जिस तरह की जो पहले की जो लड़ाइयाँ होती थी वो शॉर्ट टर्म होती थी, 3 से 4 साल या फिर 5 साल, लेकिन अब ये जाके बहुत लंबी लंबी में बदल चुकी थी। इसका सिंपल सा मैं आपको एक उदाहरण देना चाहूँगा। अफ़गानिस्तान की लड़ाई या फिर सीरिया की लड़ाई, आपको पता ही होगा कितने सालों से वो सब लड़ाइयाँ चल रही है, 10 साल, 5 साल, जो कि ख़त्म ही नहीं हो रही अभी तक। इसी वारफेयर में एक नया टेक्निक इस्तेमाल हुआ, जिसको उस टेक्निक को हम कह सकते हैं कि टेररिज्म। जिस तरह से अभी पाकिस्तान करता है हमारे इंडिया के साथ में कि वो डायरेक्ट लड़ाई नहीं करता है फेस टू फेस, वो क्या करते हैं, टेररिज्म करते हैं हमारे इंडिया में। इसके एग्जांपल्स हैं मुंबई अटैक, उरी का अटैक, कुपवाड़ा में तो होता ही रहता है आए दिन, ये तो आपको पता ही होगा। तो इससे होता ये है कि सैनिकों को हमारे देश को आगे भेजना नहीं होता है, हमारे सैनिकों को हमारे देश के अंदर ही वो लोग खर्चा कराते हैं, जिससे कि बहुत ज़्यादा पैसे की भी बर्बादी होती है, प्रॉपर्टी का नुकसान होता है। उसके अलावा सैनिकों को दोनों तरफ ध्यान देना पड़ता है, बॉर्डर की तरफ तो ध्यान देना होता ही है, साथ ही साथ में टेररिज्म के ऊपर में भी बहुत ज़्यादा खर्चा हो जाता है। तो ये इसका एक एग्जाम्पल है। फिर उसमें आता है नॉन नेशनल और ट्रांसनेशनल बेस। इसका मैं एग्जांपल इस तरह से देना चाहूँगा कि लोगों की सोच में फ़र्क पड़ता है कि हमारे देश में क्या हो रहा है, क्या नहीं हो रहा है। लोग किसी किसी कारणों से अपने ही देश को हेट करना शुरू कर देते हैं। तो इस तरह की सोच और धारणाओं को लोगों के बीच में डाला जाता है। वैसे इस लड़ाई में एक चीज़ ये भी अच्छी हुई कि जो हमला करना है वो एनिमी के डायरेक्ट एकदम मेन जगह में किया जाता था। पहले की तरह नहीं कि अगर उस जगह में पहुंचना है सब तबाह कर करके जाएंगे, तो वो चीज़ टोटली चेंज हो चुकी थी। इसका मैं एक अच्छा एग्जांपल आपको बताना चाहूँगा। जिस तरह से पिछले साल जब फरवरी में बालाकोट अटैक जब किया था हमारे इंडिया की तरफ से, तो उसके लिए पूरी प्लानिंग की गई थी और जिस जगह में करना है अटैक बस वहीं पे किया गया था, उसके अलावा दूसरी जगहों में किया नहीं गया था। तो इससे फ़ायदा ये होता है कि पैसे भी बचते हैं, उसके साथ में जो काम हमको करना था वो हो भी चुका था। और सबसे अच्छी चीज़ इसमें यह होती है कि जो सिविलियन कैजुअलिटी वो बिल्कुल नहीं होती है, या फिर मिनिमम बोल सकते हैं, जो कि मिनिमम हुई थी। इसके बाद हम बात करते हैं हाईली सोफिस्टिकेटेड साइकोलॉजिकल वारफेयर, स्पेशली थ्रू मीडिया मैनिपुलेशन एंड लॉफेयर। तो इसमें यह होता है कि जो लड़ाई होती है एनिमी की या फिर किसी की भी किसी देशों के बीच में भी, वो सिर्फ हथियारों के बीच में नहीं होती, वो अब साइकोलॉजिकल हो चुकी है, दिमागी तौर की लड़ाई हो चुकी है। एक दूसरे के ऊपर प्रेशर बिल्डअप किया जाता है थ्रू मीडिया, कानून यहाँ पे आता है लॉफेयर, प्रिंसिपल्स को हानि पहुँचाई जाती है एक दूसरे के, जिससे कि दुश्मन देशों की जो बर्बादी होती है वो पैसों की बहुत ज़्यादा होती है, साथ ही में उनके इज्जत जो होती है वो भी धीरे धीरे जाती रहती है दूसरे देशों के आगे में। हाँ, साथ ही मैं आपको बताना चाहूँगा कि इसमें आपका पॉलिटिकल, इकोनॉमिक, सोशल और मिलिट्री, ये चारों तरह की जो प्रेशर्स होते हैं वो इसी सब चीज़ों के अंदर आते हैं। फोर्थ जनरेशन में एक और अच्छी बात ये थी कि हायरार्की की यहाँ पर बहुत ही कमी थी। इसका फ़ायदा ये होता है कि अगर किसी इलाके में या फिर किसी जगह में अगर लड़ाई हो रही है, वहाँ पे कमांडर या फिर उसके निचले दर्जे का अगर कोई सिपाही है, तो वो अपना डिसीजन खुद ले सकता है कि किस हिसाब से उसको लड़ना है। हालांकि इस लड़ाई में एम और मोटिवेशन सिपाहियों का तो सेम ही रहेगा, बस अपना तरीका अलग रहेगा। और इस जनरेशन में सबसे ख़राब तरीका जो लड़ाई का था वो था गोरिल्ला टैक्टिक, जो कि बहुत ही डेंजरस है। रीज़न ये है कि जो आर्मी लड़ाई करती है वो कोई रेगुलर आर्मी नहीं होती है, वो होती है अलग अलग टुकड़ों में बटी हुई होती है आर्मी हर जगह में। तो गोरिल्ला टैक्टिक में फ़ायदा ये है, जो भी ये टैक्टिक इस्तेमाल करता है वो दुश्मन सेना को बहुत ही हानि पहुंचाता है, क्योंकि वे नॉर्मल कन्वेंशनल सिपाहियों की तरह घूमते नहीं रहते हैं। वो इन सिंपल वर्ड्स मैं ये बताना चाहूँगा कि ये टोटली एकदम घात लगाकर अटैक करने की विधि है। चलिए दोस्तों, आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं हम अभी फिफ्थ जनरेशन वारफेयर की। तो पहले मैं आपको बता दूं 1, 2, 3, 4 ये 4 जनरेशन के ही वारफेयर है। फिफ्थ जनरेशन वारफेयर को अभी तक कैटेगराइज नहीं किया गया है, लेकिन पहली बार जब फिफ्थ जनरेशन वारफेयर के बारे में बात हुई तो मैं आपको बताना चाहूँगा ये बात निकली थी पाकिस्तान की ओर से, और पाकिस्तान ये मानता है कि इंडिया उनके ऊपर फिफ्थ जनरेशन वारफेयर छेड़ रहा है। तो फिफ्थ जनरेशन में कुछ ऐसा है कि इसमें चारों जनरेशन तो शामिल है ही, लेकिन उसके अलावा इसमें ये होता है कि जो लोगों का परसेप्शन होता है उसको चेंज किया जाता है, उनको मैनिपुलेट किया जाता है। लेकिन ये सब जो चेंजेस होते हैं ये सिर्फ उस दो देशों के बीच में ही नहीं, ये पूरे दुनिया के बीच में चेंज हो जाता है।
वैसे फोर्थ एंड फिफ्थ जनरेशन वारफेयर के बीच में जो डिफरेंस है ये ज़्यादा बड़ा नहीं है, इसमें मोटिव और टेक्नोलॉजी का डिफरेंस है। एक सिंपल एग्जांपल आपको देना चाहूँगा। जिस तरह से हम लोगों ने पाकिस्तान को दिखाया है कि वो टेररिस्ट फंडिंग करता है, तो ये जब हम किसी एक देश को बोलेंगे तो वो जल्दी से मानता नहीं था। तो इसके लिए हमें बहुत कुछ करना पड़ा, जैसे कि लोगों के परसेप्शन को चेंज करना पड़ा, उनको सच्चाई दिखानी पड़ी थ्रू सोशल मीडिया, इंटरनेट, यूट्यूब। इन चीज़ों में मीडिया का भी बहुत ही बड़ा हाथ होता है। तो ये सब करने में पॉलिटिकल मदद भी लेनी पड़ती है, उसके ज़रिए ही ये सब संभव हो पाया है। इन्हीं सब के चलते धीरे धीरे हम लोग पाकिस्तान को FATF की ग्रे लिस्ट में डालने में शामिल हुए थे। इन सिंपल वर्ड्स हम ये भी कह सकते हैं कि ऐसे ऐसे तरीके लगाने जिसके ज़रिए किसी एक देश को हम लोग अलग थलग कर सकें।